गुड इवनिंग दोस्तों, हमें एग्जाम पर कलम से क्रांति और ईजीसी क्लासेस बाय एग्जाम पर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉक टेस्ट की आपकी सीरीज चल रही थी, तो उसी मॉक टेस्ट की सीरीज में अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जैसे कल तक हमने अब तक विवाह के अलग अलग टाइप्स को लेकर बात की थी और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर बात की थी, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी कई सारे जाता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया था कि आप जनरली आइडिया के तौर पर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नॉर्मली पूछ लिया था, आप कुछ सोसाइटीज में देखते हैं कि अनुलोम विवाह का टाइप क्या है, प्रतिलोम विवाह का टाइप क्या है, ठीक है। अनुलोम विवाह में क्या है कि हाई कास्ट का मेल और लोअर कास्ट की फीमेल अगर ऐसे शादी होती है तो उसको अनुलोम बोल देंगे, और प्रतिलोम विवाह किसको बोलेंगे अगर लोअर कास्ट की कोई महिला है और हाई कास्ट की पुरुष के साथ में शादी करती है, सॉरी हाई कास्ट की महिला है और लोअर कास्ट की पुरुष के साथ में शादी करती है, देन उसको प्रतिलोम विवाह करेंगे। और इनको अगर इन दोनों को अगर आप देखें तो इंटरकास्ट मैरिजेस वगैरह या बाह्य विवाह के फॉर्मेट में भी इनको देख लिया जाता है, ठीक है। अब अगर विवाह की दृष्टि को लेकर बात की जाए तो विवाह की ये जो दृष्टि निकल कर आई है, इससे पहले तो ऐसी थी भी नहीं। पहले अगर आप देखेंगे तो विवाह के बहुत सारे टाइप्स अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा था, जैसे हिंदू विवाह पद्धति को देखें तो हमने सिर्फ 4 ही टाइप्स देखे, अंतर विवाह, बहिर्विवाह, आपका अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। लेकिन अगर आप विवाह की ओवरऑल कॉन्स्पिरेसी को देखना चाहते हैं, मतलब सॉरी ओवरऑल कॉन्सेप्ट को अगर आप देखेंगे, देन आपको समझ में आएगा कि विवाह को लेकर अलग अलग चीजें दी गई थी। जैसे कि ग्राम वाले टाइप अलग थे, टोटम के टाइप आपके अलग थे, ठीक है, बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह, ठीक है, और एक विवाह, तो इस तरह का। और कहीं कहीं पर कॉन्सेप्ट आपने द्विविवाह विवाह का भी पढ़ा है। अब क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका ऐसे पहले दिया गया है, क्या है कि सही जोड़ा लगाएं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या दिया गया कि इसमें से एक से अधिक भाई मिलकर किसी स्त्री से विवाह करते हैं। दूसरा, इसमें एक स्त्री के सभी पतियों का आपस में भाई होना आवश्यक नहीं है। तीसरा, एक साथ 2 या 2 से अधिक स्त्रियों से विवाह करने को कहते हैं। और चौथा, एक साथ किसी स्त्री द्वारा 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करना। अब अगर आप देखें, डी से शुरुआत करते हैं, तो अगर कोई महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों के साथ में शादी करती है तो ओवरऑल शादी को क्या बोलेंगे, इस शादी को बोलते हैं बहुपति विवाह, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा आपको, आप इसको क्या लिखेंगे, बहुपति विवाह, ठीक है। और बहुपति विवाह हमारे किस नंबर पर दिया गया है, ये दिया गया है आपके तीसरे नंबर पर, तो तीसरा नंबर लिख लीजिए। सी आपका क्या था कि एक साथ 2 या 2 से अधिक स्त्रियों से विवाह करने को क्या बोलेंगे, तो इसको किस में बोलेंगे, इसको बोल देंगे हम क्या, बहुपत्नी विवाह, मतलब दूसरा नंबर बहुपत्नी विवाह। अब आपका बी स्टेटमेंट क्या था कि इसमें एक स्त्री के सभी पतियों का आपस में भाई होना आवश्यक नहीं है। तो जब आपने बहुपति विवाह का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो बहुपति विवाह के कॉन्सेप्ट में 2 चीजें को लेकर बात की थी। पहला तो भ्रातृत्व बहुपति विवाह, और दूसरा क्या था, अभ्रातृत्व बहुपति विवाह। अब भ्रातृत्व पति विवाह में क्या था कि एक पत्नी के जो सभी पति होंगे, तो वो सभी क्या होंगे भ्रातृत्व में कि सगे भाई होंगे, ठीक है। और वही मतलब सगे हो, ममेरे तयरे हो, जिस भी उसमें हो, ठीक है। और वहीं अगर अभ्रातृत्व को लेकर बात करें तो उसमें कुल अलग हो सकता है, जाति अलग हो सकती है, वर्ग अलग हो सकता है, अगर वो आदिम जनजातियों से है तो अलग समुदाय भी हो सकता है। तो ये सभी चीजें अलग अलग होंगी। जरूरी नहीं है कि वो एक नस्ल से, एक धर्म आधारित, एक भाषाई आधारित, या भाषा का तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बशर्ते क्या है कि ना तो वो एक ब्लड लाइन से होंगे, ना ही सपिंड होने वाले हैं, ठीक है। तो उन लोगों को हम क्या बोलेंगे, अभ्रातृत्व बहुपति विवाह के कॉन्सेप्ट में लेकर आएंगे। तो अब एक स्त्री के सभी पतियों का आपस में भाई होना आवश्यक नहीं है, तो किसमें आ जाएगा, अभ्रातृत्व बहुपति विवाह। नंबर क्या बन गया, 1 नंबर अभ्रातृत्व। अब आपका तीसरा क्या बचा, लास्ट बचा कि इनमें से एक से अधिक भाई मिलकर किसी स्त्री से विवाह करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसे आप बोलेंगे भ्रातृत्व बहुपति विवाह। अब अगर इन कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो इन दोनों को लेकर कुछ चीजें हैं, जैसे कि बहुपत्नी विवाह का जो कॉन्सेप्ट था वो दरअसल में
जैसे इस्लाम को लेकर अगर आप बात करें तो इस्लाम में तो धर्म में भी उसकी ऑलरेडी इजाजत है, जबकि अगर आप हिंदू धर्म को लेकर बात करते हैं तो हमारे यहाँ उसकी इजाजत नहीं है, ना ही आपके लॉज जो है वो उसको लेकर बात करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में भी इस चीज को निषेध कर रखा गया, जबकि इस पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग इस्लाम में 2 शादियां की जा सकती हैं। जबकि अब अगर आप बात करें इन शादियों की कि इस तरह के कॉन्सेप्ट आए क्यों निकलकर समाज में, तो देखो बहुपति विवाह से शुरुआत करते हैं। बहुपति विवाह का संदर्भ जो आया था वो इसलिए भी आया था कि अगर आप देखें तो उनके 2-3 आधार थे। पहला आधार तो ये था कि सामाजिक आधार था। वो सामाजिक आधार ये था कि जिन जनजातियों में, जिन कबीलों में महिलाओं की संख्या कम थी, जैसे आप करंट में अगर आप देखेंगे अभी तो आपने देखा होगा गांव वगैरह देहात में, आपने आसपास के समाज में देखते होंगे कि कई सारे परिवारों में आप देखते होंगे कि एकाध कोई ना कोई भाई है वो अविवाहित रह जाता है, ठीक है, और उसकी सेवा परिवार के और अन्य लोग करते हैं। तो अविवाहित रहने के पीछे रीजन क्या होता है, तो अगर आप देखें तो हमारे लिंगानुपात कम है कहीं ना कहीं। तो जिन राज्यों में या जिन पूरे रीजन में, जिन क्षेत्रों में आपको लिंगानुपात बहुत कम देखने को मिलता है, वहां पर परिवार में आपको एकाध ऐसा जरूर मिल जाएगा। रीजन क्या था, रीजन ये रहता है कई दफा कि उस पुरुष की उतनी इनकम नहीं है, भाई अच्छा कमाता नहीं है, अच्छी उसने पढ़ाई नहीं की है, कुछ उसके अंदर ऐसे दोष है जिनकी वजह से कोई अपनी लड़की नहीं देना चाहता, शादी नहीं करना चाहता। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि लिंगानुपात की कमी का होना, ठीक है। लिंगानुपात अगर बराबर होता देन शादी हो जाती। भाई कोई अपने घर पर कोई स्त्री अविवाहित नहीं रहना चाहती, ना ही कोई पुरुष अविवाहित रहना चाहता है, ठीक है। नॉर्मल टर्म्स में अगर बात की जाए, अगर कोई स्वेच्छा से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है या कुछ ज्यादा आकांक्षी है तो वो एक अपनी स्वेच्छा है, उसको आप अलग रखेंगे। वो एक तरीके से अगर आप देखें तो वो आपका सिर्फ एक जो है आपका क्या है, एक अलग जो है अपवाद के तौर पर है। अब आते हैं बहुपति विवाह को लेकर समझ में आ गया, पहला सामाजिक। दूसरा कॉन्सेप्ट था आर्थिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि वहां उनका टारगेट ये था कि एक महिला के साथ में 3 या 4 पुरुष मिलकर परिवार की स्थापना करेंगे, क्योंकि वो अकेले एक महिला के साथ में संबंध स्थापित कर परिवार को नहीं चला सकते, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो जिन समुदायों के अंदर देखा गया कि आय का निम्नतम स्तर है, उनको लग रहा है कि भाई एक फैमिली चलाना मुश्किल है, देन वो कोशिश करेंगे किसको लेकर कि भाई हम 3 या 4 पुरुष मिलकर एक परिवार की स्थापना करते हैं और एक परिवार का ही भरण पोषण कर पाएंगे। तो वहां पर भी आपने ये देखा बहुपति विवाह की प्रथा। उसके अलावा कई सारे ऐसे समाज जहां पर स्त्री सर्वोच्चता है, मात्रात्मक संस्थाएं जो थी, तो जो मैट्रियार्की सिस्टम था वहां पर भी आपने बहुपति विवाह की प्रथा को देखा। अब आते हैं बहुपत्नी विवाह की प्रथा को लेकर। तो बहुपत्नी विवाह को लेकर अगर आप बात करें तो जैसे स्टार्टिंग अगर आप करें, सबसे पहले इस्लाम से स्टार्टिंग करिए। तो इस्लाम में बहुपत्नी विवाह का जो कॉन्सेप्ट रखा गया, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट था दीनार्थ कार्य। अब दीनार्थ कार्य का मतलब क्या है कि आप जो है धर्म कर्म का काम करें। धर्म का मतलब कि ऐसी महिलाएं जो बांझ हैं, ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं, ऐसी महिलाएं जिनके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको सहारे की जरूरत है, तो उनके साथ आप शादी विवाह करें और उनको एक आर्थिक सहारा दें, उनको आप रहने का सहारा दें, आप उनको साथ रखें परिवार में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये था कि आप एक तरीके से वेलफेयर के कॉन्सेप्ट में जाए। लेकिन बहुपत्नी विवाह को लेकर लगभग सभी धर्मों में क्या रहा कि जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने उसको अपने किससे जोड़ा, उसको जोड़ा रसूख के साथ में, कि नहीं भाई मैं ज्यादा पैसा कमाता हूं, मेरी अर्निंग बहुत अच्छी है, मैं रसूखदार हूं, मैं जमींदार हूं, ठीक है, मेरा इतनी बड़ी आसामी है तो मैं एक से ज्यादा शादियां कर सकता हूं, ठीक है। तो राजा महाराजा इसको बहुत ज्यादा उस पर लेते थे कि भाई जिन राज्यों में उन्होंने आक्रमण किया वहां जाके भी शादी कर ली, राज्यों से संबंध स्थापित करने हैं तो इस राजा की बेटी के साथ स्थापित कर लिया, इस राजा की बेटी शादी कर ली। क्यों कर ली? कि उन राज्यों के साथ में उनको संबंध स्थापित करना था या उन राज्यों पर उन्होंने आधिपत्य स्थापित किया था। तो रसूख का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं रखा गया था। अब आते हैं हिंदू संस्कृति को लेकर। तो हमारे यहाँ लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तभी इलीगल है और उसके अलावा बात करें तब भी इलीगल है, ठीक है। तो एक से अधिक शादियों का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है एज पर लॉ को आप अगर बात करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो आपने देखा होगा कई सारे केसेस आपके आते होंगे कि किसी सरकारी कर्मचारी ने, सरकारी अफसर ने एक से अधिक शादियां की, अगर प्रूव हो जाता है देन उसकी नौकरी भी चली जाती है, केस भी दर्ज होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ इस चीज को क्या है लीगल माना गया है, लीगल एक्शन उस पर हो सकता है। अब आते हैं इसमें स्टेटमेंट को लेकर। तो ए से क्या जुड़ता है? ए से आता है आपका 1। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये आपका क्लियर हो गया। ए से क्या हो गया? 1 हो गया। बी आपका क्या था कि बी में आपका क्या पूछा गया था
कि बी में था कि इसमें एक स्त्री का सभी पति आवश्यक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पति होना आवश्यक नहीं है। तो सॉरी आपका बी का हो जाता है, ये यहां पर दिया गया है, बी का आपका क्या होगा, बी का बनेगा 1। यहां पर इस ऑप्शन आपके थोड़े से गड़बड़ है, एक बार यहां पर लिख लेते हैं। ए का होता है आपका, यहां बात की गई एक से अधिक भाई साथ मिलकर किसी स्त्री के साथ शादी करेंगे, तो ए से 4। बी का आपका क्या बनता है, बी का बनता है आपका 1। सी का क्या बनता है आपका, सी का बनता है आपका एक इसके साथ में 2 से अधिक विवाह करने को लेकर, इस 2 से अधिक स्त्रियों को, ये क्या हो जाएगा आपका बहुपत्नी विवाह, सी का 2, और डी का हो जाएगा आपका 3। अब ये कहां मिल रहा है, 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 आपको कहां देखने को मिलता है, ये मिल रहा है डी ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आपका राइट आंसर। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है आपका, मुसलमानों में अस्थाई विवाह को क्या कहते हैं। पहला निकाह, दूसरा मेहर, तीसरा ज़ुहूर, चौथा मुताह। अब अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग आप विवाह की पद्धति को देखें तो जैसे सबसे पहला आपका जो टर्म आता था वो किसका आता था, निकाह या सही निकाह, मतलब इस्लामिक परंपराओं, इस्लामिक रीति रिवाज के अकॉर्डिंग अगर आप शादी कर रहे हैं तो उसको आप निकाह या सही निकाह का रूप देते हैं। अब उसके अलावा भी कई सारे थे, जैसे आपका फासिद, ठीक, मुताह, बातिल, और सबसे पहला था निकाह या सही निकाह। अब ये इन चारों को अगर आप समझे तो दूसरा आपका क्या था, दूसरा था आपका फासिद। तो फासिद उनको लेकर बोला गया कि जिन शादियों के होते समय ठीक, तो अगला क्या था आपका फासिद। फासिद ऐसे ही शादियों को बोला गया जिन शादियों में क्या था कि इस्लामिक रीति रिवाजों का या उनका उल्लंघन हुआ है नियमों का, लेकिन बाद में उनकी सही प्रक्रिया द्वारा उनकी शादी होने की संभावना है, मतलब आप उनको सही किया जा सकता है, उनको फासिद बोला गया। अब आता है आपका मुताह। तो मुताह के अंतर्गत क्या था, मुताह को दरअसल में अस्थाई प्रथा भी बोलते हैं। अस्थाई प्रथा क्या, ये दरअसल में होता क्या था कि एक शादी को एक अवधि के लिए तय किया जाता था कि इतने साल तक जो शादी चलने वाली है, तो एक अवधि तय की गई थी। उस अवधि के बाद में वो निकाह क्या हो जाता था, ऑटोमेटिकली वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, मैरिज वो खत्म हो जाएगी, लेकिन उस दौरान हुए बच्चों को पिता की संपत्ति में से कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, किसके अंतर्गत, मुताह के अंतर्गत। अब आखिर आता है आपका बातिल। बातिल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बातिल को एक तरीके से पूरी तरह से बोला गया कि ये इस्लामिक परंपराओं के अकॉर्डिंग ही नहीं है, इसको ठीक भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये पूरी तरह से अनियमित व्यवस्था है, इसको बोला गया, ठीक है, पूरी तरह से अनियमित है, ठीक है। अब इससे पूछा गया अस्थाई विवाह को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा, मुताह, क्योंकि मुताह को ही लेकर हमने यहां पर बात की थी। अगला है क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा विवाह का महत्वपूर्ण कारण है। पहला यौन संबंध, दूसरा संतान उत्पत्ति, तीसरा गृहस्थी स्थापित करना, चौथा उपरोक्त सभी। अब अगर आप सिर्फ पीएन प्रभु को लेकर भी बात करें, सिर्फ पीएन प्रभु को लेकर भी बात करें तो पीएन प्रभु के अकॉर्डिंग क्या था आपका, धर्म, रति और आपका प्रजा। अब धर्म, रति और प्रजा क्या था, तो ये मुझे कमेंट करके आप पहले बताइए, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। चलिए, तो धर्म, रति और प्रजा का मतलब क्या था। सबसे पहले धर्म को उन्होंने किससे जोड़ा कि भाई धार्मिक अनुष्ठान है, ठीक है, कुछ कार्य है, उनको पूरा करने के संदर्भ में। रति का संबंध जोड़ा था उन्होंने किसके साथ में, यौन संबंधों के साथ में, ठीक है, मतलब विलास वगैरह इन सबको जोड़े, आपने रति शब्द को देखा होगा। तीसरा था प्रजा। प्रजा का था कि आप वंश बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वंशागत सिद्धांत को लेकर, ठीक। संतान उत्पत्ति किस लिए की जाती है कि आगे वंश को बढ़ाया जा सके। जैसे अगर आप हिंदू आइडियोलॉजी को लेकर बात करें, मुस्लिम आइडियोलॉजी लेकर आ जाते हैं, या क्रिश्चियन आइडियोलॉजी की बात करें, या बौद्धिस्ट, किसी भी टर्म में चले जाए,
कहीं पर भी ये नहीं है कि संतान आगे नहीं, मतलब जो है कि वंशानुगत चीजें नहीं होंगी, या मतलब वंश परंपरा को फॉलो नहीं करते, सब फॉलो करते हैं। ये एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो ये वंशानुगत सिस्टम दरअसल में, अगर मतलब मेरी अपनी खुद की समझ है, मैं समाजशास्त्र से अलग होकर बोलूं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये एक तरीके से पूरा पैट्रियार्की सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्योंकि वंशानुगत सिस्टम में होता क्या था, या आप जैसे जब भी आप बात करें सप्तपदी जो प्रथा होती है, सप्तपदी प्रथा में क्या होता है, 7 फेरे लिए जाते हैं और वचन भी लिए जाते हैं। उन वचनों में कुछ वचन ऐसे आते हैं जहां पर बोला गया है कि पत्नी और पति के बीच में जो वचन होगा वो एक वचन स्थापित होता है जिसमें संतान का जिक्र किया गया है कि उच्च गुणवत्ता वाले, मतलब संतान की प्राप्ति होगी या संतान को जन्म दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो पैट्रियार्की सिस्टम को फॉलो अप करते हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति होना, ये सब तो पुत्रों के ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर दिया गया है। तो वो है भी कहीं ना कहीं किससे, या अगर इसको हम देखें तो पैट्रियार्की से जुड़ा हुआ ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, अब तो पीएन प्रभु के अकॉर्डिंग भी ये 3 चीजें हैं। अब आते हैं जनरली टर्म्स में, तो यौन संबंध, भाई अगर आप स्टार्टिंग को लेकर भी बात करें तो सबसे पहले भी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत किससे मानी गई है, यौन साम्यवाद से ना। सबसे पहले अगर शुरुआत मानी गई है कि एक पुरुष और एक महिला के बीच में जो संबंधों की स्थापना हुई वो हुई ही प्राकृतिक आधारणों पर है। ठीक है, एक पुरुष है एक महिला है। अब उसके बाद में जब सबसे पहला टर्म, उसके बाद में इस टर्म क्या निकल कर आया कि संतान की उत्पत्ति करना। तो पहले तो जैसे अगर आप सिर्फ जो है मर्डॉक के स्टेटमेंट को देखें या मैकाइवर की अवधारणा को लेकर आप बात करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट ब्रिफोल्ट को लेकर बात करें, तो रॉबर्ट ब्रिफोल्ट ने भले ही मैट्रियार्की को फॉलो अप किया है, लेकिन उन्होंने भी संतान उत्पन्न करने को कहीं ना कहीं विवाह का एक कारण भी माना, कहीं ना कहीं संबंध स्थापित होने का कारण भी माना, मतलब प्रजनन को। ठीक, अब आते हैं तीसरा, गृहस्थी स्थापित करना। तो जब आपने एल.एच. मॉर्गन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो समरक्त सिद्धांत के बाद में अगर आप देखें तो समरक्त सिद्धांत में भी ये जो शादियां भी हुई हैं, तो उनको क्या माना गया कि भाई परिवार कहीं ना कहीं किसका काम करता है, व्यक्ति के समाजीकरण को। और विवाह को भी क्या माना है कि एक व्यक्ति का अगर समाजीकरण होना है तो उसमें विवाह बहुत ज्यादा अहम बिंदु के तौर पर शामिल होता है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक उच्च वर्ग, जाति, उपजाति, कुल एवं वंश की लड़की का विवाह ऐसे लड़के से किया जाए जिसका वर्ण, जाति, उपजाति, कुल और वंश लड़की से नीचे हो, तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था, इसका आंसर आप लोग करेंगे। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर विवाह, बहिर्विवाह, इसका आंसर करिए। कितनी देर का हो गया बाबू, 20 मिनट, मतलब अभी 20 मिनट और। तो सबसे पहला जो आपको समझ में आता है, तो हमने जब सिद्धांतों को लेकर बात की थी तो अनुलोम विवाह को हमने किस में डाला था, जिसमें उच्च जाति का पुरुष, चाहे वो उच्च वर्ग, जाति, उपजाति, कुल, वंश, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई मेल है और वो अगर ऐसी महिला के साथ में शादी करता है जो निम्न जाति, वंश, उपजाति, कुल, वर्ग, समुदाय किसी से आती हो, ऐसे विवाह को हमने प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह माना था। और वही प्रतिलोम विवाह में क्या था, जस्ट इसका क्या हो जाता है, अपोजिट टर्म हो जाएगा। निम्न जाति की महिला, उच्च जाति की महिला, उसका कुल उच्च हो, वर्ग हो, समुदाय हो, या ऐसे उच्च वंश से आती हो, वो अगर अपने से निम्न तर में जाकर विवाह करती है, निम्न वर्ग के पुरुष के साथ में, महिला के साथ में, महिला के साथ नहीं, निम्न वर्ग के पुरुष के साथ में, जो कि निम्न वर्ग से, कुल, जाति, उपजाति, वंश, जो भी टर्म दिया जाए निम्न है, उससे अगर विवाह करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिलोम विवाह। तो बी आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही अंतर विवाह और बहिर्विवाह, ये दोनों क्या थे, अंतर विवाह आपने कब देखे, अंतर विवाह आपने देखे जब बात की गई कि रक्त की शुद्धता की, कि भाई एक ही कुल में शादियां हो रही हो, एक ही जाति में, तो उन्होंने जाति का स्तर बनाए रखने के लिए तथाकथित चीजों को, इसलिए अंतर विवाह के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था। तो अंतर विवाह के अलग अलग कारण है। मैक्रो लेवल पर अगर आप देखेंगे तो अंतर विवाह कहीं ना कहीं
उन क्षेत्रों में शुरू किए गए जहां उनको लग रहा था कि हमें जो अपनी पूरी ब्लड लाइन है पूरे क्षेत्र की वो बनाए रखनी है, जैसे कि आर्यंस, द्रविड़। तो द्रविड़ में इस चीज का लेकर बड़ा वो रहा कि भाई हम बाहर शादी नहीं करेंगे, वो अपने आप को प्योर मानते, प्योरेस्ट फॉर्म मानते। क्यों? कि उनको ये है कि हमने जो है अलग अलग देशों, अलग अलग क्षेत्रों के साथ में संबंध स्थापित नहीं किए, हम अभी भी प्योरेस्ट है। ठीक है, तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया में कुछ ज्यादा है रेस को लेकर इसको। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका क्या हो जाएगा इसका? प्रतिलोम विवाह। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विवाह मान्य अधिमान्य विवाह नहीं है? पहला साली जीजा विवाह, दूसरा देवर भाभी विवाह, तीसरा ममेरे फुफेरे विवाह, चौथा आपका भाई बहनों का विवाह। अब अगर आप बात करें पहले टर्म को, जीजा और साली के विवाह को लेकर, तो कई सारे आपने ऐसे सोशियोलॉजिकल केस देखे होंगे अपने आसपास में जहां पर क्या हुआ कि किसी महिला की बड़ी बहन की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में उसकी शादी उस महिला के पति, मतलब जो उसका बहनोई है, उसके साथ में कर दी जाती है कि भाई बच्चों का लालन पालन छोड़ो। और ये चीज आपने बहुत ज्यादा जनरली टर्म्स में देखा है इन चीजों को। ठीक है, अगर मृत्यु हो जाती है तो उस संदर्भ में शादी कर दी जाती है। और कई सारे ऐसे जनरल फ्रेज भी चलते रहते हैं, साली आदि घरवाली वगैरह, इस तरह के जनरल फ्रेज आपने देखे होंगे। तो पहला तो मान्य है। दूसरा आता है देवर भाभी विवाह। अब बड़े भाई की पत्नी, वैसे तो उसको क्या है कि अगर आप देखें भाई, बड़े भाई की पत्नी को मां का दर्जा का समान है, लेकिन कई सारे आपने ऐसे केसेस देखे हैं जिन केसेस में क्या हुआ है कि बड़े भाई की मृत्यु हो गई और भाभी की जो उम्र है वो काफी कम है, और उनको लग रहा है कि भाई कहीं और परिवार में शादी नहीं करेंगे। अब तो क्या होता है कि अब तो कहीं और परिवार में शादी, अब तो कई सारी चीजों में चेंजेस आए हैं। अगर लग रहा है कि कम उम्र में जो है मृत्यु हो गई है, तो उस दौरान क्या है कि बोलते हैं कि भाई अभी भी इनकी आयु बची हुई है, अभी पूरी जिंदगी बाकी है, शादी कहीं और कर देते हैं, या फिर महिला स्वेच्छा से कहीं और शादी कर ली करती है। तो अब तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आ चुके हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि बड़े भाई की अगर मृत्यु होगी तो छोटे भाई के साथ में उसकी शादी कर दी जाती थी। ठीक है, और ये बहुत जनरल टर्म्स हैं जो आपने देखे होंगे। तो दूसरा भी आपका सही हुआ। अब आता है आपका तीसरा, ममेरे फुफेरे। तो ममेरे फुफेरे शादी को लेकर ये जो टर्म्स है, मतलब कि मामा की बेटी मामा के बेटे के साथ शादी कर देना, बुआ के संतानों के साथ शादी करना, तो ये टर्म्स आपने बहुत कम देखा है। ये आपको नॉर्थ इंडिया में टर्म्स नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में ज्यादातर देख लेंगे। दक्षिण भारत में इस तरह की चीजें ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। उत्तर भारत में नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में आपको इस प्रकार की शादियां बहुत देखी जाएंगी। आप कर्नाटका जाइए, कर्नाटका में आपको बहुत ऐसे केसेस मिलेंगे। तो तीनों आपके मान्य हो गए। अब आता है डी आपका भाई बहनों का विवाह। तो इनको कभी भी माना नहीं जाता, ये क्या है आपके अमान्य है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनको सपिंड शादी बोला जाता है। सपिंड में, सपिंड का अर्थ क्या था? सपिंड का, पिंड का मतलब जो अर्थ है वो दरअसल में एक तरीके से पिंड का अर्थ सीधा सीधा है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में जैविक संबंधों का होना। अब जैविक संबंध का मतलब क्या है? मान लीजिए आप हैं, आप बेटा है बेटी हैं, ठीक है, तो आपका आपके पिता के साथ में सपिंडी रिश्ता है, क्योंकि आप उनके भाग हैं। भाई अगर आप सिर्फ उसको लेके तो आप अपने पिता का कुछ भाग है। माता के साथ भी आपका सपिंड का रिश्ता है, ठीक है, क्योंकि माता के ही आप भाग हैं। भाई 9 महीने गर्भ धारण करने के बाद में, तो अगर आप सिर्फ साइंटिफिकली थ्योरी भी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पुरुष स्त्री के संयुग्मन के माध्यम से अगली संतान पैदा होती है, संतति का जन्म होता है। तो संतति उनका क्या होगी? उनका भाग हुई ना। तो इसको क्या बोलेंगे आप? भाई बहनों का विवाह जो है उसको सपिंड, और सपिंड हमारे यहाँ क्या है? टोटली बैन है। इवन हमारे यहाँ पर सगोत्र विवाह भी बैन है। और सगोत्र में तो पिता के तरफ से 5 पीढ़ी और माता की तरफ से 3 पीढ़ी, ये निषिद्ध है। ठीक है, इससे अधिक पर ही शादी हो सकती है। तो ये गोत्र के आधार पर भी विवाह आपके यहाँ बैन है। सगोत्र हो, सपिंड हो, ये दोनों आपके यहाँ मना है क्या? बहिर्गोत्र विवाह मान्य है आपके यहाँ पर, ठीक है, असपिंड विवाह आपके यहाँ मान्य है। ठीक है, चलिए, तो डी आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये आपके मान्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका बाबा पोती का विवाह। वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह आदि का स्वरूप क्या था? पहला बहुपत्नी विवाह,
दूसरा एकल विवाह, तीसरा बहुपति विवाह, चौथा उपरोक्त सभी। ये वेस्टरमार्क की थ्योरी को लेकर बात करता है, इसका बताइए। रुको 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 रुको, ये थोड़ा सा इसमें कर लीजिए, ये मिस्टेक इसमें कर दिया गया है। इसका ये तो आपका गलत है ही है, यहाँ पर ममेरे फुफेरे भाई बहन कर लीजिए। और अगला जो आपका है ये गलत दे दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ सिर्फ विवाह का है, विवाह आदि का स्वरूप क्या था, ठीक है। ये बाबा पोती ये पिछला ऑप्शन था, ये इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको देखा नहीं है उन्होंने, टाइपिंग मिस्टेक है इसको, तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या विवाह का वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह आदि का स्वरूप क्या था, ठीक। तो ये थोड़ा सा कर लीजिए, तो ध्यान नहीं दिया इस पर। इसमें पूछा है विवाह के अनुसार वेस्टरमार्क का विवाह आदि का स्वरूप क्या था। अब आप अगर वेस्टरमार्क की थ्योरी को लेकर बात करें तो वेस्टरमार्क ने जनरली क्या बोला था कि भाई एक पुरुष जो है संपत्ति के तौर पर महिला के ऊपर अधिकार स्थापित करता है और संबंधों को स्थापित करने के बाद में विवाह नामक संस्था का जन्म होता है, ठीक है। और इस विवाह नामक संस्था के बाद में उत्तरोत्तर में आपने परिवार नामक संस्था को देखा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसने किन विवाहों को लेकर अनुमति दी है, इसका आंसर करिए। तो उसने कहा था कि भाई एक पुरुष एक महिला के साथ में कर रहा है, तो देन इनको क्या बोला जाएगा, इनको क्या बोला जाएगा, एकल विवाह। एक मेल प्लस एक फीमेल, आपका क्या हो जाएगा, एकल विवाह, ठीक है। ऐसे विवाह को क्या माना है, एकल विवाह माना है। हालांकि एकल विवाह की श्रेणियों को लेकर एक चीज ध्यान रखेंगे कि एकल विवाह की श्रेणियों में कई सारी चीजों को ऐड किया गया। कुछ थिंकर्स ने एकल विवाह को लेकर ये बोला है कि भाई जो एकल विवाह है आपका वो आजीवन एकल विवाह होना चाहिए। आजीवन का मतलब क्या है कि आप अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक ही बार शादी करें। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में आप शादी कर लेते हैं दूसरी, या आपने तलाक ले लिया उसके बाद आपने दूसरी शादी की, ठीक है। तो तलाक की स्थिति हो, चाहे आपकी क्या हो, पत्नी की मृत्यु हो, पति की मृत्यु हो, दोनों में से दोनों अलग हो जाते हैं, सेपरेशन हो, डाइवोर्स हो, जो भी हो, उसके बाद अगर शादी कर रहे हैं तो उसको एकल विवाह नहीं होने बोलेंगे। जबकि हमने एकल विवाह की थ्योरी में क्या देखा है, जनरली जो थ्योरी वो ये है कि भाई सिर्फ आप एक के साथ में संबंध स्थापित कर रहे हैं, एक पुरुष एक महिला साथ में मिलकर आते हैं, शादी करते हैं, उसको हम क्या बोलते थे, एकल विवाह बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्जन है कुछ के अकॉर्डिंग। जैसे आप देखते होंगे ना कि कुछ लोग अंडा को जो है नॉनवेज में, उसमें वेज में काउंट कर लेते हैं, ठीक है भाई, जो एग है वो नॉनवेज। जैसे अगर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की कैटेगरी को लेकर बोला जाए तो कई सारी किताबों में आप देखेंगे दूध, अंडा, दूध को भी जो है क्या है, नॉनवेज की श्रेणी में डाला है कि भाई ये भी तो पशुओं से प्राप्त होता है, जो मिल्क है वो भी तो पशुओं से प्राप्त हो रहा है, जैसे अंडा प्राप्त हो रहा है। तो उसी तरह की कैटेगरी यहाँ पर भी है, बहुत माइनर डिफरेंसेस के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। एकल विवाह को वेस्टरमार्क ने विवाह आदि के स्वरूप के तौर पर स्वीकार किया था। अंतिम आपका क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में बहिर्विवाह इकाई का नाम क्या है। पहला ऑप्शन हिलाई, दूसरा बाली, तीसरा एंटीपेरा, चौथा उपयुक्त सभी। इसका आंसर करिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इलाही, बाली और एंटीपेरा, ये तीनों को जो है आप विवाह की बहिर्विवाह इकाई के तौर पर जानते हैं, ठीक है। तो जब भी कभी हम अगर उसमें जब जाएंगे एक्सेस में पढ़ेंगे कंप्लीटली, तो अभी तो आपका पेपर आने वाला है तो अभी उतना समय आपके पास में नहीं है, देन इन चीजों को लेकर हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होगा आंसर, टी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब विवाह को लेकर आपकी ये चीजें क्लियर हो गई। इस्लाम के अंतर्गत 4 विवाह की टाइप्स थे, उसको लेकर भी बात क्लियर हो गई। हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार भी आपको क्लियर हो गया। मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार हैं, वो भी आपके क्लियर हो गए। ब्रह्म हो, दैव को लेकर आर्ष है, गंधर्व है, प्रजापत्य है, राक्षस है, पैशाच है, असुर है, ठीक है। ब्रह्म सबसे सर्वोत्तम
और पैशाच को सबसे निम्नतम माना गया है। और पैशाच सामाजिक तौर पर मान्य भी नहीं है, जबकि ब्रह्म, प्रजापत्य, आर्ष, गंधर्व वगैरह ये सभी मान्य हो जाते हैं। पैशाच को पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से उसको निषिद्ध जो है रखा गया है अकॉर्डिंग टू आपके मनुस्मृति के। तो वो कभी अगर आपसे पूछा जाए तो 8 विवाह के टाइप है, उनको ध्यान रखेंगे। उसके अलावा सप्तपदी जैसा जो टर्म को लेकर हमने बात की थी, सप्तपदी जो प्रथा है, जो है वो रिचुअल है, वो उन रिचुअल्स के अंतर्गत आता है जिनमें के विवाह को किया जाता है। और विवाह किस के अंतर्गत आता है? तो विवाह 13वें संस्कार मतलब त्रयोदश संस्कार के तौर पर उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई अभी अगर आपको कुछ डाउट हो तो वो पूछिए, उसके बाद में क्लास कंप्लीट करते हैं। तो आज की आपकी क्लास आपको कैसी लगी इस बारे में जरूर बताइएगा आफ्टर द सेक्शन कमेंट करके। क्लास अगर अच्छी लगी देन उसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगली क्लासेस में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आगे बात करते हुए बाकी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज की आपकी इस क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।